एक तरफ बिहार में पहले चरण का मतदान चल रहा है तो दूसरी तरफ दूसरे चरण के लिए प्रचार जारी है। चुनाव प्रचार के मैदान में पीएम मोदी, अमित शाह से लेकर सीएम योगी और राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक शामिल हैं। पीएम मोदी ने आज कहा कि बिहार को जंगलराज से दूर रखने के लिए मतदाता भारी तादाद में वोट कर रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने फर्जी वोटिंग के जरिए मतदान को प्रभावित करने की साजिश का आरोप फिर से दोहराया है। एक बार फिर भागलपुर की धरती से पूरे बिहार को संदेश जा रहा है। फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार बिहार में फिर से सुशासन सरकार। साथियों, पहले चरण के मतदार की और मतदारों का जो उत्साह है और अब तक मुझे जो जानकारियां मिली है, मतदान की शानदार तस्वीर सामने आ रही है। हमारी माताएं बहनें बहुत उत्साह के साथ मतदान कर रही है। बिहार की बेटियां जंगल राज से बिहार को दूर रखने के लिए आज दीवार बनकर के खड़ी है और मतदान मथक पर जैसे किले की तरह उन्होंने एक लाइन बना दी है। भारी मात्रा में मतदान कर रही है। देश के प्रधानमंत्री हैं, हर जगह जाके कहते हैं कि वो विपक्ष के नेता अपमान कर रहे हैं। बंगाल में अपमान किया, केरल में अपमान किया, यहां आकर बिहार में कहते हैं कि हम आपका अपमान कर रहे हैं। क्यों? क्या अपमान कर रहे हैं? हम आपके अधिकारों की बात कर रहे हैं। हम आपके रोजगार की बात कर रहे हैं। हम आपकी मजबूती, आपके सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और ये उनके लिए अपमान होता है। हम कहते हैं, सच्चाई बोलते हैं आपके सामने। कल राहुल गांधी जी ने दिखाया आपको, हरियाणा में पूरी सरकार चोरी कर ली। 25 लाख वोट फर्जी, 25 लाख सरकार चोरी की, वोटों की चोरी की। इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप बताएं मुझे। आपके अधिकार कमजोर होते हैं। ये संविधान जिसके लिए आपके पूर्वज लड़े, जिसके लिए महात्मा गांधी लड़े, जिसके लिए मेरे परिवार के सदस्य शहीद हुए, उस संविधान को कमजोर करने की बात है। आज इतना इनका अहंकार इतना बढ़ चुका है कि आपके वोटों का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। 65 लाख वोट आपके काटे हैं बिहार में, 65 लाख वोट। और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि अगर ये चुनाव निष्पक्ष होगा तो आप इनको खदेड़ने वाले हैं, निकालने वाले हैं और एक नई सरकार लाने वाले हैं। अगर ये चुनाव निष्पक्ष होगा, प्रियंका गांधी ये कहती हैं कि अगर ये चुनाव निष्पक्ष होगा, तो इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ बीजेपी से सुमित श्रीवास्तव हैं, आरजेडी से एजाज अहमद हैं, मनोज लाल दास मनु जेडीयू से हैं, आकाश जाधव साहब कांग्रेस से हैं। आकाश जाधव साहब, आप तो अभी से ही हार कंसीड कर रहे हैं, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। आप कह रहे हैं कि अगर ये चुनाव निष्पक्ष हुआ तो हारेंगे, तो आप बोल देंगे तो चुनाव निष्पक्ष हुआ ही नहीं था। आपको इसकी निष्पक्षता पर संदेह क्यों है? भाई, बिहार की जनता पहले तो लोकतंत्र को बचाने की एक अंतिम लड़ाई लड़ रही है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व आज चल रहा है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो सवाल उठाए, वो सवाल किस लिए उठाए? क्योंकि हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी ने जिस तरीके से वोट चोरी को जनता के सामने रखा है, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, किस तरीके से इन्होंने वोट चोरी करके पूरी सरकार ही लूट ली। आज
बिहार के अंदर भी जिस तरीके से 65 लाख लोगों की एसआरई के माध्यम से उनका नाम मतदान सूची से काट दिया गया। मैं आज दिन भर चैनल देख रहा था, राजीव रंजन जी न्यूज 24 पे बता रहे थे कॉन्स्टिट्यूंसी में कि वहां लाइव तरीके से वो बूथ के ऊपर कई महिलाएं, सैकड़ों महिलाएं, उनका मतदान यादी से नाम ये हो गया। और जो उन्होंने जब समीक्षा की तो कौन सी महिलाएं थी या कौन से वर्ग थे जो खास करके दलित थे, पिछड़े थे, अति पिछड़े थे, अल्पसंख्यक थे, उन्हीं को काटा गया है। और जो युवा है, जो जेन जी है इस देश का, उनको कई मायने में इस मतदान सूची में इन्वॉल्व भी नहीं किया गया है। ये फैक्ट है। जिस तरीके से चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की ये मोदी सरकार उसका दुरुपयोग करके ये जो 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 चाल खेल रही है और इस देश के लोकतंत्र को हाईजैक करके रखा है, उस पे से ये सवाल बुनियादी तौर पे खड़े होते हैं। और इसके प्रमाण 5-5 बार आदरणीय राहुल गांधी ने दिए हैं। और फिर भी आज इतनी बेशरम हो गई है चुनाव आयोग, वो उल्टा ही विपक्ष के नेता से सवाल पूछ रही है कि आपने उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं मानते हैं कि ये इस तरीके की धांधली हुई है। और सही मायने में अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव बिहार में हो तो आज 121 सीटों में से 91 सीटों पे महागठबंधन जीतने जा रही है। वही प्रियंका गांधी बात कर रही है जो उन्होंने बात की। अब मोदी जी की बात, मोदी जी हर बार धर्म के आधार पे जाते हैं, झूठी बातें करते हैं। इसके पहले 2015 हो, 2019 हो, उन्होंने क्या कहा? 40,000 करोड़ चाहिए या 50,000 करोड़ चाहिए, 1 लाख करोड़ चाहिए। तो देखो बिहार की जनता ये सब जान चुकी है। आज बिहार की जनता को क्या चाहिए? तो रोजगार चाहिए। बिहार के जनता को क्या चाहिए? तो महिला सुरक्षा चाहिए। बिहार की जनता आज महंगाई से ग्रस्त है। वहां का किसान आज एमएसपी मांग रहा है। वहां पलायन जिस तरीके से हो रहे हो, पलायन रोका जाए। वहां स्वास्थ्य की सेवा मांगी जा रही है जनता के तौर पर। तो कहीं ना कहीं ये डिमांड आज भी 20 साल के आप जिस तरीके से मोदी जी कह रहे हैं कि 20 साल के नीतीश कुमार के सुशासन राज में, देखिए सुशासन नाम देने से आप भ्रष्टाचार को, आप कुशासन को एक बैंडिंग करके अगर विकास का नाम देते हैं तो उससे लोगों का विकास तो नहीं होगा। ठीक है, लोगों का विकास लोगों को दिखता है आकाश जी, आपकी बात मैंने तर्क के तौर पर मानी, लेकिन लोगों को भी विकास दिखता है। अगर विकास हो रहा होगा तो दिखेगा, अगर विकास नहीं हो रहा होगा तो नहीं दिखेगा। यह भी एक स्थापित तथ्य है। आप और मैं कितना उनको मैनिपुलेट कर लें, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जनता जनार्दन हमसे ज्यादा समझदार है। मनोज लाल दास, मनु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज जो है आपने वोटिंग को देखकर आप क्या अंदाजा लगा पा रहे हैं, क्या कह पाएंगे आज के वोटिंग के ट्रेंड्स को देखकर? दीपक जी नमस्कार। देखिए आज का वोटिंग का जो ट्रेंड है, जो वोटिंग हो रही है, शांतिपूर्वक वोटिंग हो रही है। कहीं किसी के साथ किसी तरह की कोई घटना बूथ पर नहीं हो पा रही है। सब लोग शांतिपूर्वक अपना दे रहे हैं। 1-2 जगह एनडीए के नेताओं के ऊपर रास्ते में कहीं पथराव उथराव करके इस तरह की कार्रवाई करने के प्रयास किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी मतदाता निकल रहे हैं। हमें लग रहा है कि अभी तक पिछले 2020 में जो चुनाव का जो वोटिंग का जो था वो लगभग पार कर चुका होगा या पार होने की स्थिति में होगा। और 2 घंटे बचे हुए हैं, 1.5 घंटे, और हमें विश्वास है कि इस बार मतदान इन 3 बार से ज्यादा मतदान होगा। तो ये साबित करता है हमारे विचार से। बाकी तो देखिए दीपक जी, हमें जो कहना था इन 121 विधानसभा क्षेत्रों में, वो तो परसों हम लोगों ने सब कुछ कह दिया कि सर हमने कह दिया हम ये काम कर रहे हैं, ये काम करेंगे। इन लोगों को भी बहुत तरह की बातें कहने को समय मिला। सभी के नेता आए, सभी जगह सभाएं की, सब लोगों ने जनता के बीच अब सामने रख दिया। अब करना होगा। लेकिन एक बात मैं आपको आज कह देता हूं, और मैं जबरदस्ती तो उस दिन आपके चैनल पर बैठने का प्रयास करूंगा जिस दिन गिनती होगी, रिजल्ट आएगा। अभी तक किसी नेता ने एक बार भी ये नहीं कहा है कि ईवीएम से क्यों चुनाव हो रहा है। मैंने ईवीएम को किसी ने कोई गलत नहीं ठहराया है, लेकिन गिनती के दिन आप देख लीजिएगा कि 12 बजे के बाद से
ये आवाज इनकी उठनी शुरू होगी, क्योंकि जहां जहां इनकी हार होती नहीं, है आजकल तो नया उसके लिए नैरेटिव है ना, दोषी आजकल कह रहे हैं ये ईवीएम नहीं होते खराब है, वोट चोरी हो रही है। मनु साहब, वोट चोरी हो रही है, वोट चुराए जा रहे हैं। आजकल तो नया नैरेटिव है कांग्रेस का। इसका जवाब नहीं, वोट चोरी के जवाब का जवाब जो है मैं नहीं देना चाहता हूं। इसका जवाब आप ही जनता को दे दें हमारे तरफ से, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर एसआईआर में कोई गलती होगी तो हम चुनाव आयोग को बख्शेंगे कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट में क्या इन लोगों ने जो अभी कह रहे हैं कि इनका नाम गलत ढंग से हटा दिया है, उसका कोई डॉक्यूमेंट वहां उन्होंने डाला था क्या? चुनाव आयोग पर जो ये बता रहे हैं कि ये हुआ, तो चुनाव आयोग फर्स्ट डे कहा था कि नहीं कि आप एफिडेविट करके दीजिए। तो अब ये चीज अगर चुनाव आयोग ने कहा था, इन्होंने एफिडेविट दे दिया है कि नहीं दिया है, ये तो आप जनता को बताइएगा। हम तो जनता को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जनता सब कुछ जानती है। तो जब ये कुछ करेंगे नहीं, आरोप लगाएंगे, जब कोई आरोप नहीं मिलेगा तो बाहुबली का आरोप लगाएंगे। आनंद सिंह जब इनके पार्टी में थे तो पटना जंक्शन के महावीर मंदिर के एजेंट थे। जब आनंद मोहन जी को रिहा किया गया तो इनके नेता वहां उप मुख्यमंत्री थे, उस समय इनके मुंह में कुछ एक शब्द नहीं निकला। जब 2020 में आनंद मोहन जी की पत्नी और उनके बेटे को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया तो लगता था कि उस समय आनंद मोहन जी बहुत बड़े ज्ञानी हो गए थे। आज जब उनकी पार्टी छोड़ के मेरे दल से उम्मीदवार उनके पुत्र हो गए तो आज आनंद मोहन जी अपराधी हो गए। ये कौन सा नीति है, हमको समझ में नहीं आता है। ठीक है, एजाज जी से जवाब ले लेते हैं। एजाज जी जवाब दीजिए। यही तो लोग हैं जो कभी आपकी तरफ होते हैं, कभी इनकी तरफ होते हैं। अब पिछला चुनाव आनंद सिंह किसकी तरफ से जीते थे ये आपको भी पता है, आरजेडी की तरफ से जीते थे। देखिए दीपक जी, आनंद सिंह की पत्नी चुनाव लड़ी थी, नीलम देवी। आनंद सिंह नहीं लड़े थे। और क्या बात कर रहे हैं? 2020 में आनंद सिंह चुनाव लड़े थे, विधायक बने थे। 2022 में उनकी सदस्यता गई क्योंकि एक केस में उनके खिलाफ सजा हो गई। नहीं भाई नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना, सुन लीजिए और उसके बाद मैं बताता हूं आपको। जिस तरह से ये चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के एसआईआर के संबंध में बड़ाई, अब आप आनंद सिंह से हट गए। उनके पक्ष आनंद सिंह आपकी पार्टी में थे ना? एजाज साहब बताइए। भाई आनंद सिंह हमारी पार्टी में कहां थे? उनकी पत्नी हमारी पार्टी में थी। आनंद सिंह उन्होंने कहीं ना कहीं बिट्रे किया, ये सबको पता है। मनोज जी बताइए, 2020 में आनंद सिंह ने इनकी पार्टी से चुनाव लड़ा था या नहीं लड़ा था? और 2022 में उनकी सदस्यता गई तो उनकी पत्नी। मनोज जी ये बात बता देने कि कल तक कहते थे ना किसी को फंसाते हैं ना बचाते हैं, इन्होंने कैसे फंसाया और कैसे अपने राजनीतिक हित के लिए मनोज जी बता दीजिए, मनोज जी बता दीजिए। क्लीन चिट देने का काम किया, ये बताने की आवश्यकता है क्या? हम नहीं चाहते हैं कि मुद्दा गिरे लोग। एजाज जी आप 30 सेकंड के लिए रुक जाइए, उनका वर्जन भी सुन लीजिए। नहीं ना, मुद्दे पर बात करें ना। मुद्दा ये है कि बिहार में सरकार नहीं दिख रही है। सरकार जिस तरह से अपराधियों को संरक्षित कर रही है, उससे ये मुंह मोड़ना क्यों चाहते हैं? क्या अपराधियों को संरक्षित नहीं किया जा रहा? क्या अपराधियों को एक अन्य मार्ग ले जाकर के नहीं मिलाया जाता है? क्या अपराधियों को महिमा मंडित नहीं किया जाता है? क्या अपराधियों के सामने मुख्यमंत्री नतमस्तक नहीं होते हैं? अभी हाल का फोटो में देखा तो क्या पता चल जाएगा। अरे ये जिनकी बड़ाई कर रहे हैं ना, वो सारे लोग कहीं ना कहीं उन्हीं के यहाँ संरक्षित रहे हैं और आज भी संरक्षित हैं और आगे भी संरक्षित रहेंगे। ये लोग अपराधियों को महिमा मंडित करने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचारियों को सदाचारी शिष्टाचारी बनाने वाले लोग हैं। अच्छा मनोज जी चिल्लाइए नहीं। एजाज जी आप भी रुक जाइए। अब जैसे ही आप लोग चिल्लाने लगते हैं आपका ऑडियो कट हो जाता है। मैं सीधे दिलीप सर के पास चलता हूं। दिलीप सर, प्रधानमंत्री ने आज एक बहुत दिलचस्प बात कही है। उन्होंने कहा है कि जब जब जंगल राज की बात होगी, मेरी मां और बहनें किले की तरह उसके सामने खड़े हो जाएंगी। सवाल मुझे ये नहीं समझ आता, 20 साल बाद आज भी जंगल राज इतना क्यों कुख्यात है बिहार के अंदर? क्योंकि 2 जनरेशन तो बदल चुकी है। जंगल राज का से मतलब क्या है? जंगल राज का मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, अपराधियों का बोलबाला था और किसी भी तरह का कोई विकास का काम नहीं था।
नहीं हो रहा था। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो एक डार्क साइड ऑफ गवर्नेंस जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है। और मुझे लगता है कि जब नीतीश कुमार जी, हालांकि इस पे मनोज झा आरजेडी की तरफ से कई बार लोगों ने सफाई दिया है कि जंगल राज वाली जो टिप्पणी थी वो नगर पालिका के संबंध को लेकर दिया गया था, ना कि लालू सरकार को लेके। लेकिन उसी जंगल राज के साथ आप देखिए नीतीश बाबू 2 बार सरकार बना चुके हैं, इस बीच में भी अलग होने के 2005 के बाद भी वो 2 बार सरकार बना चुके हैं। लेकिन जंगल राज एक ऐसा है जहां से बहुत सारे लोग उसको देखते हैं, उनको लगता है कि लॉलेसनेस होगा, अपराधियों का बोलबाला होगा। एक जो है जाति विशेष जो है यादव को लेके या मुस्लिम को लेके लोगों में रहता है कि आरजेडी अगर या महागठबंधन की सरकार बनती है तो वहां पे जो है इस जाति और धर्म विशेष का कहीं ना कहीं दबदबा होगा। तो उसके खिलाफ जो बाकी जातियों का जो लामबंद किया जाना है, अगर सामाजिक समीकरण को और मजबूत करना है, तो ये जो नैरेटिव है जंगल राज का, उसको लोगों के सामने में, चाहे वो एनडीए के घटक दल में बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे एलजेपी हो, चाहे जो इनका हम पार्टी है मांझी जी का, तो ये तमाम लोग इस चीज को लगातार देखे, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया वैसे वैसे ये जो जंगल राज का जो नारा है, जो नैरेटिव है, उसको काफी आगे मजबूती से रखा गया लोगों के सामने। और जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि 20 साल के बाद प्रधानमंत्री के लिए, बीजेपी के लिए इसमें खास बात यह है कि अब तक बीजेपी सरकार का स्टीयरिंग, अभी तक बिहार में बीजेपी के हाथ कभी नहीं रहा है। बिहार में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के लगभग नंबर 1 पार्टी के रूप में बीजेपी होने के बावजूद भी अगर आप देखेंगे वहां पे सरकार का जो मुखिया होता है, मुख्यमंत्री का पद उसे कभी नहीं मिला। और ना ही इस बार जो अभी तक का जो तमाम चीजें सामने आ रही हैं, जो तमाम बयान है, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, अमित शाह जो कह रहे हैं, तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे अगर वहां पे एनडीए की सरकार बनती है तो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती ये जरूर है यहाँ पे कि नीतीश कुमार के साथ जो जनाधार का जो विस्तार करना था वो बीजेपी बखूबी बहुत बेहतर तरीके से करते हुए नजर आ रही है। और शायद यही कारण है कि जंगल राज पे नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने मिलके इस स्लोगन से, इस नैरेटिव से 2005 में लालू को बेदखल किया था। और वो चीज उनको 2005 के बाद 2010 में भी इसको चलाया, 2015 में भी चलाया, 2020 में भी चलाया, और 2025 में 25 से 30 के लिए भी वो लोग इसी पे कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो एक नैरेटिव यहाँ पे जमीन पकड़ चुका है। उस नैरेटिव के जरिए जो लालू और तेजस्वी और आरजेडी के जो विरोधी है, इसको इस हथियार को अचूक हथियार बनाने में अब और मजबूत हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं, चाहे वो प्रथम चरण का मतदान हो, चाहे इस वक्त का मतदान। बिल्कुल आपने सही कहा। सबसे बड़ा नैरेटिव अगर कोई लालू यादव के खिलाफ है, दरअसल हमको एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिलती है ना, तो यहां पर एक मैं नया टर्म दूंगा, बिहार के अंदर प्रो लालू वोट है तो एंटी लालू वोट भी। और जब उनको लगता है कि लालू यादव या महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है तो ये एंटी लालू वोट, जो मुस्लिम नहीं है, यादव नहीं है, वो बड़ी संख्या के अंदर पोलराइज होता है। एजाज साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, मुझे आप बताइए कि आप ये जंगल राज का दाग 20 साल बाद भी क्यों नहीं धो पा रहे हैं? देखिए दीपक जी, सब बड़ी बात यह है कि जंगल राज ये गरीबों, शोषितों, वंचितों के राज को कहते हैं। क्योंकि हमने गरीबों को सम्मान दिया, हमने अति पिछड़ों, दलितों को सम्मान दिया, उनको पहचान दी, उनको खटिया पर बैठने का कहीं ना कहीं अधिकार दिया। और कुर्सी, जो कल तक ये लोग कुर्सी पर बैठने नहीं देते थे, हमने कुर्सी पर बैठाने का काम किया। जब हमने तवा पर से रोटी को पलटने का काम किया तो इन लोगों की दिलों की धड़कन बढ़ गई। और ये लोग नैरेटिव सेट करने वाले लोग हैं, नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं। अरे आपने तवा से रोटी नहीं पलटी साहब, रोटी जल गई। जंगल राज कह के आपकी पूरी की पूरी रोटी जला दी एनडीए वालों ने। दीपक जी नहीं, गलतफहमी के आप लोग शिकार हैं। एनडीए वाले जिस तरह का खेल खेले हैं 2020 के चुनाव में, बिहार की जनता भी समझ रही है, बिहार के लोग भी समझ रहे हैं। 2020 में तो तेजस्वी जी के प्रति बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन, एक 37 साल के नौजवान के पीछे पूरा दिल्ली कैबिनेट, पूरा प्रधानमंत्री
गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, पूरा देश का मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी शासित के हैं, सारे लोग आ गए और सारे लोग किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। एनडीए का मतलब अब लोग कहते हैं नफरत दंगाई अलायंस, और ये नफरती दंगाई अलायंस से लोग छुटकारा चाहते हैं। और आप देख लीजिए जिस तरह की स्थिति और परिस्थितियों का निर्माण किया है, ये जंगल राज कहते कहते बिहार में महाजंगल राज की स्थिति खड़ा कर दिए हैं। बिहार में तो अब घर से लोग निकलना बंद कर दिए हैं, लोगों का निकलना दुर्लभ हो गया है। और जिस तरह की स्थिति का निर्माण किया है उसमें सत्ता पक्ष के द्वारा संरक्षित गुंडों का कहीं ना कहीं रोल है, और ये गुंडे किस तरह से काम कर रहे हैं यह स्पष्ट रूप से दिखता है। आज जब प्रधानमंत्री अपनी मर्यादा को तोड़ करके जिस तरह की भाषा बोलते हैं और जिस तरह की बातें और जिस तरह का नैरेटिव सेट करते हैं, अब तो बिहार की जनता कहने लगी है कि ये पंचायत और स्टेट का नेता भी इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करता है जैसा प्रधानमंत्री जी के स्तर से होता है। तो आपने एक विधानसभा चुनाव जीतने के लिए 37 साल के नौजवान के डर से, अरे 33 साल का नौजवान लड़ेगा तो उसी के खिलाफ खड़े होंगे ना भाई। बोलने का काम किया है ये एजाज जी, कैसी बात कर रहे हैं आप कि बिहार की जनता 33 साल का नौजवान अगर मुख्यमंत्री पद का चेहरा होगा तो उसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की मशीनरी लड़ेगी ना। तो अगर वो लड़ रही है तो गलत क्या कर रही है? देखिए मैं आपको बता रहा हूं, 20 वर्षों में जो बच्चा पैदा हुआ था वो जवान होकर के अब नौकरी प्राप्त कर रहा है, और तेजस्वी जी ने उनको नौकरी और रोजगार दिया, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी। ठीक है। और जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनकी शादी हो गई। और मैं जब हर घर नौकरी की बात करता हूं तो इनको बेचैनी हो जाती है। मतलब शादी आपको याद है, शादी हो गई आपको याद है एजाज भाई? वाह, बढ़िया बात है। जिनकी शादी नहीं हो रही थी नौकरी लग गई तो शादी हो गई, ये बढ़िया बात आपको याद है। चलिए अच्छी बात है, लेकिन सुन लेते हैं कि बिहार के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जनसभा के रुक जाइए एजाज जी, रुक जाइए। मैं तो मजाक में बात बोल रहा हूँ, लाइटर नोट पे बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिए उसको, ऑफेंड मत होइए उस पर। और हम बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। बिहार में सीएम योगी की जनसभा में आज भारी भीड़ उमड़ी। सीएम योगी ने बेतिया की रैली में महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी की तरह यहां भी माफिया की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हमने कहा यूपी के लोगों ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ ये इनके पार्टनर यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यूपी के अंदर यही करती थी, इन माफिया और अपराधियों को अपने गले मिला करके चलती थी, जनता का शोषण करते थे। हमने कहा ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आज हमने कहा यूपी में तो नौजवान रहेगा मस्त, उसको नौकरी मिलेगी, उसके लिए रोजगार का सृजन करेंगे, फ्री में एजुकेशन की व्यवस्था करेंगे, बहन और बेटियों की सुरक्षा भी करेंगे, सम्मान भी देंगे, स्वावलंबन के लिए भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन माफिया को रौंद डालेंगे और इसके लिए बुलडोजर से घड़ चला करके आज उसको पूरी तरह रौंद दिया गया है। बिहार के अंदर जो एक समृद्ध बिहार बनने का सपना था, और समृद्ध बिहार को इन लोगों ने जंगल राज में बदल करके बिहार के नौजवानों के सामने, बिहार के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। लेकिन 20 वर्ष पहले बिहार के नौजवानों ने अंगड़ाई ली। बिहार का नौजवान जब अंगड़ाई लेता है तो कुछ नया करता है। नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनती है, और एनडीए की सरकार बनने के साथ ही बिहार के अंदर सुशासन की एक आधारशिला खड़ी की गई। आधारशिला सुशासन की सुदृढ़ आधारशिला। बहनों और भाइयों, आज हम लोग आए हैं आपसे अपील करने के लिए, इसी सुशासन की सुदृढ़ आधारशिला में एक मजबूत इमारत का निर्माण करना है। सारी बातें कह रही, आप हाथ उठा रहे थे तो बता दीजिए एजाज को, क्योंकि उन्होंने जो बताया है उसके हिसाब से बिहार इतना बुरा है, इतना खराब है कि उनको तो कम से कम 200 सीटें मिलनी चाहिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जंगल राज जिसने देखा है उस पीढ़ी में मैं भी आता हूं। इनके राज्य में क्या था और क्या नहीं था, किस तरह का दंश झेलना पड़ा हम लोगों को, हम लोग सब जानते हैं बखूबी।
जिस वक्त इनका राज था उस वक्त हम बच्चे थे और हम धीरे धीरे बड़े, हमें पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ा। और ये बात कर रहे हैं कई लोगों का पलायन हुआ, हमने कई चीजों पर काम करने का काम किया है जिस कारण से आज बिहार रफ्तार पकड़ रहा है धीरे धीरे। एजाज जी कह रहे हैं कि रोटी जल गई, अरे रोटी तवे पे से छीनने का काम तो ये लोग करते हैं। ये लोग रोटी पलटने और रोटी फुलाने का काम नहीं, ये लोग रोटी छीनने का काम करते हैं। ये अति पिछड़े की हक की बात करते हैं तो अति पिछड़े को बदनाम करने का, अति पिछड़े के हक छीनने का काम तो इन लोगों ने किया। गौरा बौराम सीट में इन लोगों ने क्या किया, ये पूरे बिहार की जनता देखा, पूरे अति पिछड़े समाज के भाई बहनों ने देखने का काम किया है किस तरह से मुकेश सहनी के भाई को ड्रॉप आउट करना पड़ा। ये तो पूरा बिहार देख रहा है, निषाद समाज के लोग इससे हट हुए हैं। तो चेहरा कुछ है दिखावा का और असल चेहरा कुछ है, ये बिहार की जनता इनको बेनकाब कर चुकी है। और मैं बड़े स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा दीपक जी एक बात कि माल वही है, पैकेजिंग नया है। आरजेडी का चाल चरित्र और चेहरा जो है वो पुराना वाला है, केवल चेहरे को बदल दिया गया है, इसके अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। आपको याद होगा 2020 में जब एग्जिट पोल्स आ रहे थे और रिजल्ट के 2 दिन पहले किस तरह का तांडव पटना के सड़कों पे, आरा के सड़कों पे किया गया था, वो बिहार की जनता कतई नहीं भूली है। और ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भाषा जो है वो पंचायत स्तर के नेताओं का हो गया। अरे आपके नेता तो पंचायत स्तर के नेताओं से भी नीचे गिरे हुए हैं। भाई वीरेंद्र का वो वीडियो याद होगा, एजाज जी भूल गए क्या? पंचायत सचिव को किस तरह से आपके माननीय विधायक ने बोला था, वो आपके प्रवक्ता भी है। ठीक है, इन सब चीजों को देखिए, जिनके घर शीशे के होते हैं ना वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं। चलिए इसी पर रुकते हैं, जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। अब इन चुनाव में किस